स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए, जैसा कि हमने लास्ट बेसिकली क्लास में डिस्कस किया था कि हम आज से अब जो लेक्चर सीरीज रहेंगी उसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड क्वेश्चन आंसर एज वेल, ताकि हमारी एक जो प्रिपरेशन हो वो पूरी फुल्ली फोकस्ड फेज में हो, राइट। सो बेसिकली जैसा कि हमने टॉपिक बाय टॉपिक पूरा अपना मेंस का कोर्स कवर किया है, ऐसे ही हम उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपने 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एज वेल एज 11 मार्कर्स को कवर करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज ऑल अबाउट इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, दिस इज द ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज नंबर 1 प्रेजेंटेड फॉर यू बाय आरची साहनी। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम मेंस एग्जाम के पैटर्न को, उसके आंसर्स को फ्रेमवर्क करेंगे। तो दैट इज ऑल स्टिक इन अ सब्जेक्टिव मैनर। यू हैव टू राइट एन आंसर वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम, राइट। तो इसलिए जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उन रिटर्न फॉर्मेट्स की, उन रिटर्न आंसर्स की जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली हर एक टॉपिक से आने की संभावना है या एट लास्ट पूछे भी जा चुके हैं। ओके, और देयर आर मेजरली 6 पेपर्स जो हमारे मेंस में आते हैं, जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 6। जैसा कि हमने जीएस पेपर 2 का पार्ट बी कवर कर रखा है और उसी के रिगार्डिंग आज हम हमारे ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको हम कवर कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स टूवर्ड्स पेपर 1 टू पेपर 6। फाइन, दैट्स ऑल। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि हमारा जीएस पेपर 2 पार्ट बी पूरा हो चुका है, तो साइड बाय साइड जो है हम ये क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी एक होल कवरेज के साथ जो है आपकी प्रिपरेशन हो सके। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। द टाइमिंग इज एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दैट इज 8 PM इन इवनिंग, और हार्डली दिस सेशन विल कवर्स द टाइम ऑफ अराउंड 15 to 25 मिनट्स। सो दैट्स ऑल। बाकी हमारा ये जो सेक्शन पार्ट बी का सेक्शन होता है, बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। कुछ जो 15-15 क्वेश्चंस जो होते हैं ऑन एन एवरेज वो 53 मार्क्स के होते हैं। तो 15 दैट इज ऑल 45। तो क्योंकि हर पार्ट जो आपका होता है वो 150 मार्क्स का होता है, राइट। सो 45, देन 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, दैट इज 50, एंड 5 क्वेश्चन आपके 11 मार्क्स के होते हैं, दैट इज 55। तो होल सम इसका कितना हो रहा है 150। तो ये आपका पूरे तीनों सेक्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट जो आपका 3 मार्क का होता है अराउंड, उसमें 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स तक लिखना चाहिए, लिखना होता है, क्योंकि एट लास्ट अगर आप इतनी वर्ड लिमिट को जो है एक्सीड करेंगे तो फिर आपका एट लास्ट पेपर छूटेगा, क्योंकि टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो देयर इट कैरीज 5 मार्क्स, और यहाँ पे आपको अराउंड 80 to 100 वर्ड्स का जो है आंसर लिखना चाहिए, एक फुल फ्रेम्ड आंसर होना चाहिए। एंड एट लास्ट 5 मार्क का जो कि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होता है, लॉन्ग आंसर होता है। सो यहाँ पे आपका इन अप्रॉक्स 250 वर्ड्स तक आपका ये पूरा आंसर जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल। बाकी ये जो पूरी सीरीज हमारे द्वारा रन की जा रही है, दैट इज होल स्टिक टू बेसिकली लेटेस्ट न्यूएस्ट सिलेबस ऑफ MPPSC। दैट इज कि MPPSC का जो 2020 एग्जाम्स जो है जिस वे में चलेंगे, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, उस सिलेबस को अकॉर्डिंग ही हमने आपके लिए पूरी ये लेक्चर सीरीज रेडी की है। बाकी यूनिट 1 जैसे कि आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी लाइक इंडस्ट्री सर्विसेज, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे नोज वेरी वेल कि हम ये सब पार्ट्स पूरे कवर कर चुके हैं, राइट। यूनिट 1, यूनिट 2 विद रेफरेंस टू मध्य प्रदेश आपका वेलफेयर स्कीम्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, we already covered these basically these topics of unit 2 as well, unit 3, 4 and unit 5। तो ये पूरा हम कवर कर चुके हैं साइड बाय साइड। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट बाय योर ओन। और बाकी एट लास्ट हमारे बेसिकली प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चैनल सीरीज़ है, ये तो आपको अवेलेबल है ही। बाकी इसके साइड बाय साइड जो पूरा जो कोर्स कंटेंट है, मेंस का जो कंटेंट है MPPSC 2020 मेंस का, दैट ऑल विल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ बेसिकली जीएस जो आपका MPPSC एग्जाम टू 2020, देयर वी विल कवर GS पेपर 1 टू GS पेपर 6। फाइन, ऐसे ही द सेम कोर्सेज रन टूवर्ड्स MPPSC प्रीलिम्स, जो कि आपका पूरा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज, चाहे फिर हम बात करें प्रीलिम्स की या फिर मेंस की, वी ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड प्रीवियस ईयर्स आंसर राइटिंग डिस्कशन। एंड एट लास्ट जिन स्टूडेंट्स को आपके
वीडियो लेक्चर से ज़्यादा ईज रहता है नोट्स में। तो फॉर दोज स्टूडेंट वी ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड अ कंप्लीट नोट्स फ्रॉम GS पेपर 1 टू पेपर 6 फाइन। और इन सारे कोर्सेज में इफ़ यू वांट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं by using my referral code. So that's all. बाकी इन कोर्सेज के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ जो है 3 मार्कर्स, बेसिकली 3 मार्कर्स एक शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहना होता है, लिखना होता है, राइट। सो सबसे पहले जैसे कि हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ा भी था, तो लैंड रिफॉर्म बेसिकली होता क्या है। तो लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड, जैसे वहाँ पे भी हमने बाइफरकेट किया था लेक्चर सीरीज में भी, कि जमीन से रिलेटेड कोई रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज उसमें चेंज होना। सो दैट्स ऑल कम अंडर द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। सो बेसिकली द चेंजेस ऑफ लॉज, रेगुलेशन, कस्टम्स रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप, who will be the at the end who is the owner, उसके रिगार्डिंग लॉज, रेगुलेशन और कस्टम्स जो है चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटेड और गवर्नमेंट बैक प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन जनरली ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश इरा के टाइम पे जो लैंड होल्डिंग्स बड़े बड़े ओनर्स के पास ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ दैट कि जो आपके मीडियम और जो आपके लो फार्मर्स जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी वो एज अ टेनेंसी दूसरों के यहाँ वर्क करते थे, और बड़े बड़े ओनर्स क्या होते थे उनको प्रॉपर वेजेस और सैलरीज भी कुछ नहीं देते थे। तो इस वजह से जो है इतना ज़्यादा उनके साथ जो है गलत होता था, तो इसलिए आपका ओवरऑल लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आया, फाइन। सो बेसिकली इसमें आपका जो ओनरशिप राइट है, इनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना, दैट ऑल कवर्स द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिफॉर्म, क्योंकि ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है इन फ्यूचर भी, इसलिए वी हैव डिस्कस। ऐसी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन को ये हम थर्ड रिवॉल्यूशन, थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं, जिसमें हमने बेसिकली हाई वेराइटी, अच्छा आउटपुट के प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोन किया था, और अच्छा हमारा जो है ताकि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ सकें, और एट लास्ट अच्छा हार्वेस्ट भी किया था, फाइन। तो इज अ सेट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव अकरिंग बिटवीन 1950s to 60s। 5 years प्लान्स बेसिकली आपके चल रहे थे, उसी टाइम आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन भी साथ के साथ आया था, दैट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, बीइंग मोस्टली मार्क्ड इन द लेट 1960s। तो मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज रहता है। सो फाइन, दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्दर नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाए कि 15 से 20 वर्ड्स में आपको सिर्फ ये बताना है कि एग्रीकल्चर के ज़्यादा से ज़्यादा क्या इश्यूज हैं, क्या नेगेटिविटी है। सबसे पहला तो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लो एग्रीकल्चर इन इंडियन फार्मर इज डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग देयर क्रॉप, कि उसको बेचना कहाँ है, राइट। सो ड्यू टू स्मॉल साइज, स्कैटर्ड नेचर, छोटे छोटे खेत होना, स्कैटर्ड होना, प्रोडक्टिविटी इतनी कम होना, मानसून पे डिपेंड होना, सरप्लस हो जाना, तो कोई स्टोरेज नहीं होना, ये सारी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर इफ वी टॉक अबाउट। ओके, बाकी जो है अच्छे से मैंने ये पूरा फार्मर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये सब पढ़ा रखा है, फाइन। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट जो है कई बार आपका एज अ रीइम्बर्समेंट या फिर आपका टैक्स रिलीफ आपका प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू बेसिकली किसी भी सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, है ना। तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर फ्री एड मिलती है या फिर कुछ ग्रांट्स मिलता है तो उसको हम सब्सिडीज में लेते हैं। सो बेसिकली सब्सिडीज मीन्स अ ग्रांट। द वेरियस फॉर्म ऑफ सब्सिडीज इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका कैश देते हैं, इंटरेस्ट बेनिफिट दे देते हैं, लोन्स दे देते हैं। इनडायरेक्ट में आपके टैक्स को कम कर दिया जाता है या कुछ टैक्स पे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, प्रीमियम फ्री इंश्योरेंस दिए जाते हैं, इंटरेस्ट लोन, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ, रेंट रिबेट, ये सारी चीज़ें आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडीज में क्या की उनको एक तरीके से फाइनेंशियल जो है लॉस जितना बेयर करना पड़ रहा है उसको उनको ना करना पड़े, जो भी कोई फर्म है, फैक्ट्री है, इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज 3 मार्कर जो है बेसिकली कि डबलिंग द फार्मर इनकम बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में अपन ने स्कीम भी पूरी पढ़ी थी। सो इट इज़ एन एविडेंट डेट कि पीएम का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन, उनका मेन टारगेट है कि 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम अच्छी करनी है। इफ़ वी फर्दर प्रोसेस टुवर्ड द इनकम ऑफ द फार्मर एट लास्ट, उन्हीं का लाइवलीहुड अच्छा होगा, उन्हीं की बेसिकली डेवलपमेंट अच्छी होगी, और डेवलपमेंट अच्छी होगी तो एट लास्ट आपका नेशन की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में वो अपना योगदान दे पाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम. It is also an evident that PM referred doubling the farmer income by year 2022.
which is 7 years away from the base year 2015-16, and is if anything to be doubled by the year 2023 require the annual growth rate, क्योंकि हमें एनुअल ग्रोथ रेट को डबल करना है, इसीलिए हमने जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इंडल्ज्ड होते हैं, अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन फाइनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज इन फार्मिंग और प्राइमरी सेक्टर, दैट्स वाई हमने क्या टारगेट रखा कि फार्मर्स का ही हम इनकम को एक्सीड या फिर डबल करने का कोशिश करें, ताकि हम एनुअल ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकें, राइट। सो ये रहे हमारे 3 मार्कर्स। नाउ वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स 5 मार्कर्स। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन है, राइट, व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो आपको सबसे पहले तो डायरेक्टली एडवांटेजेस पे नहीं स्विच करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट 2 to 3 लाइन्स और जस्ट 1-1.5 लाइन तक का आपको इंट्रोडक्शन अच्छा सा लिखना है। लार्ज इंक्रीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई किसी से रिलेटेड अगर किसी रिपोर्ट ने कोई जो है आपका प्रोडक्शन रेट या कुछ फिगर्स दी है तो आप उनको यूज करते हुए स्टार्ट कर सकते हो, फाइन। सो लार्ज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज अचीव बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज आर रिफर्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बेसिकली क्या एडवांटेज है, सस्टेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि सबसे पहले तो आपका सस्टेंशियल इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी में। द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ डाइवर्स जॉब, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग और शिफ्ट टुवर्ड्स हायर्ड वर्कर्स पे जो कॉन्सेप्ट जाता जा रहा है, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि आपका एज अ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों को हायर या फार्मर्स को हायर किया जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव स्ट्रेंथन द लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपका जो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है ओवरऑल एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उन्होंने जो बैरियर था, जो ब्रिज है बेसिकली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का अगर मैं बात करूं तो उसको और फिल कर दिया है, फाइन। बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द क्वालिटी ऑफ द हार्वेस्ट वाज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्रोइंग सीजन, कि वो रबी की क्रॉप है, करीब की क्रॉप है, और उसके साथ साथ उस समय मौसम, उस समय सीजन कैसा रहता है। अ पुअर सीजन वुड ऑलवेज प्रोड्यूस अ पुअर हार्वेस्ट। लेकिन जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हाई यील्ड वैरायटी जो अपन ने क्रॉप्स यूज किया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किए, उसकी वजह से हमारा को बहुत ज़्यादा सीजन्स पे डिपेंडेंसी हमारी हट गई। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अ न्यूमरस स्ट्रेन ऑफ प्लांट दैट आर रेजिस्टेंस टू डिसीजेज, पेस्ट, इट मेक फार्मर्स मोर सिक्योर फाइनेंशियल। कई बार पेस्ट का अटैक वगैरह या फिर आपका डिसीजेज जो हो जाती हैं पेड़ों में या फसलों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को नुकसान हो जाता है। तो ये सारे नुकसान भी फार्मर्स को धीरे धीरे फाइनेंशियली सिक्योर्ड होने लगे कि पेस्ट अटैक वगैरह नहीं होता है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सो तो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फाइन। अब उसके बाद एज अ कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन फार्मर्स। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर वाज अ कंसीडरेबल इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन विच वाज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द फार्मर टू इंक्रीज प्रोडक्शन सो दैट एग्रीकल्चर बिकम रिम्यूरेबल। सो बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है ताकि एग्रीकल्चर और अच्छा हो सके, फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ सके, फार्मर्स की इनकम अच्छी हो सके, फाइनेंशियल बर्डन फार्मर्स को ना उठाना पड़े। लेकिन कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया इज एबल टू मीट द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। हाउएवर नाउ द हाई टाइम इज टू टेक अ ग्रीन रिवॉल्यूशन विच फार्मर फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी इतनी ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली नहीं है, फार्मर्स को समझने में भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उनको और ज़्यादा फार्मर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फार्मर्स भी धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे आपके overall equipments or technology related to green revolution के, fine. So this is all about the advantages of green revolution. Next, if we further talk about the next question, how realistic is the objective of the government to double, मतलब basically क्या ये realistic है, गवर्नमेंट जो बात करती है आपका ओवरऑल कि फार्मर्स का 2022 तक जो ओवरऑल जो डबल करना है इंडिया के फार्मर्स की सैलरी या इनकम, वो क्या ये रियलिस्टिक है, और रियलिस्टिक है तो हाउ वी कैन अचीव दिस टारगेट,
यस सो सबसे पहले तो हम क्या कुछ डेटास है, कुछ बेसिकली इंट्रो कर रहे हैं. तो द रिसेंट अनाउंसमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया. पीएम we have discussed earlier in 3 markers as well, right? So the recent announcement of central government to double the farmers income by 2020 is a welcoming step, but it need much introspections on a part of executive branch. मतलब और execution के लिए हमें और steps लेने की ज़रूरत है. तो क्या क्या measurements लेने चाहिए, ठीक है. तो how realistic पूछा है, तो क्या measurements ले सकते हैं ताकि ये realistic बन सके. So पहला establishment of national agriculture market is a good step. जो आपका ई नाम बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा स्टेप है. ओके, इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आपका बोलते हैं परंपरागत कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ज़्यादा से ज़्यादा आप मैन्योर्स को यूज़ करें, जो खुद की बनाई खाद है ना, उसको यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स. तो ये बेसिकली आपका कैसे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस कर रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है विच लीड्स टू बेटर यील्ड इन द लॉन्ग रन एज कम्पेयर, क्योंकि ये ओवरऑल सॉइल की भी प्रोडक्टिविटी को अच्छा करता है, राइट. अगर नेक्स्ट हम स्टेप बोले इंक्रीज फोकस ऑन अ ग्रॉस सोन एरिया की, ओवरऑल कितना एरिया सोन है इस पर भी ये फोकस करता है. इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टू इंश्योर प्रॉपर हाई यील्ड फॉर सेम लैंड होल्डिंग. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डिफरेंट आप हॉर्टिकल्चर भी करो, फिशिकल्चर भी करो इन द सेम मैनर जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर हो रहा है. तो ये डाइवर्स भी करता है. एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद कंट्रीज लाइक इजराइल कुड बी टेकन टू यूज वेरियस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज ड्राई फार्मिंग. तो जो डेजर्ट एरिया है हमारे इंडिया का, वहाँ से हम इसराइल से सीख के कुछ एग्रीकल्चर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोन कर सकते हैं. सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज स्टिल द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इज़ वेरी लो. तो एट लास्ट में हम यही देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, इसलिए जो है फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का नारा या फिर टारगेट गवर्नमेंट ने ले रखा है. सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली द स्कोप और रिलेवेंस ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022. फाइन. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा 11 मार्क का जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं 250 to 300 वर्ड्स का जो आंसर होता है. डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन फार्मर्स इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस हाउ दोज प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व. तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वुमेन फार्मर्स की इंडिया में आपके जो है देखने को मिलती है या दे यूज टू फेस. If we talk about, so the latest agriculture census 2015 has signaled increased percentage of female ऑपरेशनल होल्डर्स की. ओवरऑल फीमेल्स का इंडल्जमेंट ज़्यादा है इन एग्रीकल्चर फील्ड, ज़्यादा हुआ है बेसिकली. हाउएवर डिस्पाइट द इंक्रीज इन द फेमिनाइजेशन देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न्स. कुछ कंसर्न्स हैं जो कि प्रॉब्लम वो फेस करती हैं डे टू डे रूटीन में. तो कुछ ये प्रॉब्लम्स है जिसको हम बाइफर्केट करके बात करेंगे, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल. तो सबसे पहले बात करें सोशल फैक्टर्स की, तो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इन लेबरिंग एंड कल्टिवेशन, परसेंटेज ऑफ लैंड ओनरशिप, जो मतलब जिनके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, ओनर्स हैं जो उनके ज़मीन के जो ओनर हैं वो वुमेन फार्मर्स नहीं होती हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है आपकी. आज भी ज़्यादातर जो है बेटों को ज़्यादा महत्व मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रूरल एरिया में बात करें, रूरल एरिया की बात करें. तो ड्यू टू दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी आपका जो है वुमेन्स को ओनरशिप नहीं मिलती है लैंड की. देयर इज़ अ लीडरशिप क्राइसिस अमंग द वुमेन फार्मर ड्यू टू वाइड इलिटरेसी, सोशल बैकवर्डनेस की मतलब लीडरशिप क्राइसिस भी रहता है क्योंकि इलिटरेट होती हैं, इतना ज़्यादा बैकवर्ड होती हैं. वुमेन फेसेस द सोशल प्रेशर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी जो है वो फार्मिंग कर रही हैं. लेकिन जब भी कभी सोशल प्रेशर या कभी घर में किसी को दिक्कत हो जाती है तो फिर वो अपना काम करना जो है बंद कर देती है. तो ये कुछ सोशल स्टिग्मास हैं. लाइक अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, लैक ऑफ एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह वहाँ पे ज़्यादा मेल पार्ट जो है आपका बेसिकली जाते हैं, आपके फीमेल्स का जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द वुमेन फार्मर्स ओन वेरी स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड, हैंस लेस प्रोडक्टिविटी की, मतलब इकोनॉमिकली छोटे छोटे लैंड्स होते हैं इनके पास, तो इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं है. लैक ऑफ वुमेन फ्रेंडली एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है वो भी इतने ज़्यादा इनके पास नॉलेज होती नहीं है, लिटरेसी होती है, बैकवर्डनेस होती है, तो फ्रेंडली नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, वुमेन फ्रेंडली नहीं होते हैं. वुमेन एग्रीकल्चर लेबर आर ऑफन प्रोवाइडेड लेस वेजेस, ये काफ़ी जगह देखा गया है कि लेस सैलरी या लेस वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं वुमेन्स को एज कम्पेयर टू मेल पार्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस बाय द वुमेन फार्मर्स इन इंडिया. ऐसे ही सेम अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड इनहेरिटेंस लॉ, जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी या मेल डोमिनेंस लैंड इनहेरिटेंस है उसको चेंज करते हुए हमें फीमेल को भी फोकस करना है. लैक ऑफ वुमेन सेंट्रिक एग्रीकल्चर स्कीम्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेन कराना, प्रोक्योरमेंट कराना, सिखाना है, क्योंकि अभी तक ये ज़्यादा जो है मेल सेंट्रिक रहते हैं.
फाइन. सो दिस इज ऑल. तो इन फ्यूचर अगर हम बोले कि इन अ वे हेड और वे फॉरवर्ड आप क्या सजेशन दे सकते हैं एज एन, क्योंकि मान लीजिए कि आप ये मेंस का जब एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर सिलेक्टिंग दिस एग्जाम यू विल डायरेक्टली फेस एन इंटरव्यू के बाद भी आप किसी जगह के DSP SGM रहते हैं, तो मे बी दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो यू विल फेस इन अ रियल टाइम मैनर. सो आप कुछ एक वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो जो कि आपको एक अट्रैक्टिव लगता है, और एक कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड देंगे. और जब ये 11 मार्कर है तो आपको 250 से 300 वर्ड्स में देना है, तो ऑब्वियसली यू हैव सम वर्ड्स, यू हैव सम बेसिकली सम टाइम एज वेल, कि मतलब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें इंडल्ज कर सकते हैं. अपने मन में कोई चीज़ें हैं वुमेन फार्मर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम को फेस ना करें वो, तो आप ये सब कुछ चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपको आपके ही और आंसर को हैम्पर करेंगे, राइट. सो इमीडिएट नीड टू ब्रिंग लॉज टू इनकरेज फीमेल लैंड ओनरशिप, ये होना चाहिए. स्कीम्स लेके आनी चाहिए लाइक महिला ई-हार्ट, टेली लॉ, ये सब जो स्कीम्स हैं वुमेन्स की एंटरप्रेन्योरशिप की या लघु उद्योग में वुमेन्स का इंडल्जमेंट, इसको ज़्यादा कराना चाहिए. सब्सिडीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को वुमेन के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग्स करानी चाहिए. जो आपका रिजर्वेशन है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का वो वुमेन रिजर्व्ड होना चाहिए. एनकरेजिंग कलेक्टिव फार्मिंग फॉर इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. तो दिस इज ऑल अबाउट अ वे अहेड. ओके, सो एट लास्ट इट हैज़ बीन ऑलवेज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एनी सेक्टर हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर मैनेजमेंट. ये हमेशा देखा गया है वेन एवर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एनी सेक्टर हैज़ रिजल्टेड विथ प्रोडक्टिविटी, भी हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है एंड मैनेजमेंट भी किसी जगह का अच्छा हुआ है जहाँ भी वुमेन्स ने अपना योगदान दिया है. Okay, so hence encouragement of women farming by adopting integrated approach in all spheres like social, economic and political is a need of hour. So this is all about an 11 marker. क्योंकि 250 से 300 वर्ड्स का होता है तो थोड़ा सा आपकी अराउंड 2.5 से 3 पेजेस आपकी कॉपी के चले जाते हैं. यू हैव टू बेसिकली एक अच्छे फ्रेमवर्क में आपको लिखना रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर आज की क्लास. हमारी आज के लेक्चर में हमने जो हमारा रेगुलर लेक्चर में वट एवर वी हैव कवर्ड द फर्स्ट रेगुलर लेक्चर, the topics, issues and basically challenges regarding agriculture, तो हमने ये सब चीज़ें देखी. I hope you have liked it. If you liked it then please subscribe, share with your friends and stay tuned with us. Thank you and have a great day.